नमस्कार सभी को। आज हमारे इंडियन पॉलिटी सीरीज का 53rd डे है और पार्लियामेंट का 13th डे है और जो बजट के रिमेनिंग प्रोविजंस है उसको आज हम कंप्लीट कर लेंगे। तो आज के जो टॉपिक्स होंगे हमारे अप्रोप्रिएशन बिल जो कि बाद में एक्ट बनेगा आफ्टर प्रेसिडेंटियल एसेंट, वोट ऑन अकाउंट, फिनांस बिल, ग्रांट्स में हम देखेंगे सप्लीमेंट्री ग्रांट, एडिशनल ग्रांट, वोट ऑफ क्रेडिट, एक्सेप्शनल ग्रांट और टोकन ग्रांट। तो ये हमारे टॉपिक्स होंगे और एंड में जो है इन सब पे आधारित जो है हम एमसीक्यूज करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पासिंग ऑफ अप्रोप्रिएशन बिल। तो संविधान में ये कहा गया है नो मनी शैल बी विड्रॉन फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जो कि आर्टिकल 266 में मेंशन है, ये देखा हमने, एक्सेप्ट अंडर अप्रोप्रिएशन मेड बाय लॉ। अप्रोप्रिएशन मतलब कि एक तौर तरीका होता है जिसके तहत ही आप मनी जो है विड्रॉ कर सकते हो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। अप्रोप्रिएशन बिल इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो फॉर दैट मैटर अप्रोप्रिएशन बिल इज इंट्रोड्यूस टू प्रोवाइड फॉर द अप्रोप्रिएशन। अप्रोप्रिएशन मतलब होता है कि एक मनी जो है उसको असाइड कर देना कि ये पार्टिकुलर काम के लिए ये मनी जो है हमने रखा है। सपोज दैट 100 रुपये आपके पास है तो आपने 20 रुपये जो है साइड में रख दिया कि आपको कुछ रिचार्ज करना है या फिर समथिंग वगैरह वगैरह, समझने के लिए सारी चीज। आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया ऑल मनी रिक्वायर्ड टू मीट, ऐसे कौन से पैसे के लिए हम जो है अप्रोप्रिएशन बिल लेकर आएंगे? तो द ग्रांट्स वोटेड बाय लोकसभा। ग्रांट्स का मतलब क्या होता है कि ऑफिशियल एलोकेशन होता है, और ऑफिशियल एलोकेशन जो है हमारे देश में क्या है? बजट है। हम पार्टिकुलर प्रोजेक्ट या फिर पार्टिकुलर स्कीम या फिर पार्टिकुलर मिनिस्ट्री के लिए इतना मनी जो है एलोकेट कर रहे हैं, वही होता है ग्रांट। और दूसरा क्या होता है? द एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जिसमें हम सैलरीज वगैरह देते थे, प्रेसिडेंट हो गए, सुप्रीम कोर्ट के जज हो गए, कैग हो गए, इन सबको। तो ये जो होता है पार्ट एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, इसको देखा था हमने, नॉन वोटेबल होता है। और बाकी जो ग्रांट्स होता है वो वोटेबल पार्ट ऑफ होता है, जैसे एक्सपेंडिचर मेड फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। सपोज दैट आपने अप्रोप्रिएशन बिल इंट्रोड्यूस किया, तो नो सच अमेंडमेंट कैन बी प्रपोज्ड टू द अप्रोप्रिएशन बिल इन ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट दैट विल हैव द इफेक्ट ऑफ वेरिंग द अमाउंट। जैसे कोई अमाउंट जो है आपने किसी पार्टिकुलर स्कीम के लिए एलोकेट कर दिया है, अब क्या है, आपको लग रहा है कि नहीं यार अब ज्यादा नहीं है सारी चीजें, अब करने के बाद आपको लग रहा है कि फिर इसको कम कर दिया जाए। किसी भी मिनिस्ट्री या फिर किसी भी प्रोजेक्ट के लिए आपने एलोकेट कर दिया है, तो ये सब नहीं किया जा सकता है। ऑल्टरिंग द डेस्टिनेशन ऑफ एनी ग्रांट, मतलब कि आपने ऑफिशियली एलोकेट किया कि डिफेंस मिनिस्ट्री को जो है हम इतना देंगे, फिर आपको लगता है कि नहीं कल को कि एग्रीकल्चर वाले को दे देते हैं ज़्यादा सारी चीज़ें कि वो ऐसा है वैसा है, तो ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते आप, डेस्टिनेशन चेंज नहीं करोगे। ऑफ वेरिंग द अमाउंट ऑफ एनी एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, चार्ज एक्सपेंडिचर के भी अमाउंट को वेरी नहीं करोगे। जैसे हमने देखा था, इतनी सैलरी अगर मान लीजिए सपोज दैट प्रेसिडेंट को जो सैलरी दी जाएगी, अब कल को ये नहीं कि सरकार को लगे कि नहीं ये प्रेसिडेंट जो है पिछली पार्टी की बनाई हुई है। जैसे हुआ भी है, प्रणब मुखर्जी साहब जो थे वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, जबकि बीजेपी जो है 2014 में रूलिंग में आई। 2014 में रूलिंग में आने के बाद जो है बीजेपी इनकी सैलरी ही कम कर दी, तो ये नहीं कर सकते। कोई भी अप्रोप्रिएशन बिल है वो एक्ट कब बनता है? जब उसको प्रेसिडेंटियल एसेंट मिल जाता है। तो ये एक्ट जो है अप्रोप्रिएशन एक्ट, ये क्या करता है? लीगलाइज कर देता है, यानी ऑथराइज करता है। ये ऑथराइज किस चीज के लिए करता है? फॉर द पेमेंट्स फ्रॉम सीएफआई, यानी कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पेमेंट निकालने के लिए। इसका यह मतलब हुआ कि आप तब तक पैसे नहीं निकाल सकते, कहां से? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, टिल द इनेक्टमेंट ऑफ अप्रोप्रिएशन बिल। तो एक्चुअल में अप्रोप्रिएशन बिल जो है एक्ट बनता है कब? प्रेसिडेंटियल एसेंट के बाद। और ये लीगलाइज करता है यानी ऑथराइज करता है कि आप पेमेंट जो है कहां से निकाल सकते हो? फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। और टिल द इनेक्टमेंट ऑफ अप्रोप्रिएशन बिल यू कैन नॉट विथड्रॉ मनी फ्रॉम सीएफआई। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब ये जो प्रक्रिया है, जैसे बजट जनरली इंट्रोड्यूस होता है 1 फरवरी को किसी भी फाइनेंशियल ईयर को, और हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, मतलब 2025 से ये 2026 तक चलता है। जो अप्रोप्रिएशन बिल है वो जनरली क्या होता है? टाइम लेता है।
तो उस बीच में यानी कि इस बीच में जो है कुछ ना कुछ पैसे चाहिए होती है सरकार को, गवर्नमेंट को अपना फंक्शन करने के लिए। गवर्नमेंट नीड्स मनी, जो भी इनके नॉर्मल एक्टिविटीज है उसको फंक्शन करने के लिए, उसको काम करने के लिए या फिर अन्य कोई भी काम करने के लिए, फंक्शन करने के लिए पैसा चाहिए होता है। तो ये जो टाइम पीरियड होता है इसमें बोला गया है कि आपको एक प्रोविजन दिया जाएगा, उसको हम बोलते हैं वोट ऑन अकाउंट। वोट ऑन अकाउंट, ये जो वोट ऑन अकाउंट है ये होता क्या है, इसको जो है पास करते हैं या फिर ग्रांट करते हैं कब, ग्रांटेड और पास्ड आफ्टर द जीडी यानी जनरल डिस्कशन ऑन बजट इज ओवर। दूसरी बात एक ध्यान रखिएगा कि जनरली जो है ये ग्रांटेड फॉर, जनरली इट इज ग्रांटेड फॉर 2 months। मतलब जितने का भी बजट हमने सपोज दैट 600 का बजट इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, तो इसका 1/6 अमाउंट जो है हम वोट ऑन अकाउंट पे जो भी टोटल एस्टिमेशन है, तो नियरली ऐसा नहीं है कि 160 करेंगे, किसी को 1/5 है 1/7 है, बट ज्यादा नहीं, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा कर दे। तो ये जनरली 2 महीने के जो खर्च होती है सरकार की उसके लिए एलोकेट किया जाता है और ये 1/6 होता है, यानी कि 1/6 ऑफ टोटल एस्टिमेशन, यानी कि 600 का 1/6 ₹100 वोट ऑन अकाउंट के लिए होता है। तो वोट ऑन अकाउंट एक्चुअल में है क्या, टू ओवरकम दिस फंक्शनल डिफिकल्टी। फंक्शनल डिफिकल्टी मतलब ये 2 महीने का कुछ तो चाहिए होगा आपको 2 months के लिए। तो फॉर दैट मैटर द कॉन्स्टिट्यूशन हैज ऑथराइज्ड द लोकसभा टू मेक एनी ग्रांट इन एडवांस इन रिस्पेक्ट टू द एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर फॉर अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल ईयर। पार्ट ऑफ मतलब यही 2 month। पेंडिंग द कंप्लीशन ऑफ द वोटिंग ऑफ द डिमांड फॉर ग्रांट्स एंड इनेक्टमेंट ऑफ द एप्रोप्रिएशन बिल। इन सारी चीजों को क्या कहते हैं हम, वोट ऑन अकाउंट। जब तक एप्रोप्रिएशन बिल एक्ट नहीं बन जाता, जब तक आप पैसे विड्रॉ नहीं कर रहे थे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, तो इस फाइनेंशियल डिफिकल्टी का जो सॉल्यूशन है वो क्या है, वोट ऑन अकाउंट है, ये ध्यान रखिएगा। एप्रोप्रिएशन बिल आया, एक्ट बन गया, वोट ऑन अकाउंट देख लिया हमने। अब आता है पासिंग ऑफ फाइनेंस बिल। फाइनेंस बिल मतलब फाइनेंशियल प्रपोजल जो भी होगी सरकार की, उसके लिए हम इंट्रोड्यूस करते हैं क्या, फाइनेंस बिल। इट इज सब्जेक्टेड टू ऑल द कंडीशन याद रखिएगा, ऑल द कंडीशन अप्लीकेबल टू ए मनी बिल। यानी कि मनी बिल का क्या होता है, लोकसभा में इंट्रोड्यूस होगा, दैट टू ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। राज्यसभा के पास 14 डेज का अल्टीमेटम होता है। अनलाइक द अप्रोप्रिएशन बिल जहां पे अमेंडमेंट्स नहीं किया जा सकता था, बट फाइनेंस बिल इफ इट इज सीकिंग टू रिजेक्ट और रिड्यूस एनी टैक्स कैन बी मूव्ड इन द केस ऑफ फाइनेंस बिल। ये ध्यान रखिएगा। एप्रोप्रिएशन बिल में हमने देखा कि अमेंडमेंट नहीं करेंगे, जैसे आपने किसी चीज के लिए एलोकेट कर दिया जो फंड वो रहेगा, बट यहां पे फाइनेंस बिल में क्या होता है, द अमेंडमेंट्स सीकिंग टू रिजेक्ट और रिड्यूस अ टैक्स कैन बी मूव्ड इन द केस ऑफ फाइनेंस बिल। अकॉर्डिंग टू द प्रोविजनल कलेक्शन टैक्स एक्ट ऑफ 1931 यानी ब्रिटिश टाइम का ही है, इसमें क्या कहा जाता है, द फाइनेंस बिल मस्ट बी इनेक्टेड दैट इज पास्ड बाय द पार्लियामेंट एंड असेंटेड टू बाय द प्रेसिडेंट विद इन 75 डेज। तो फाइनेंस बिल के लिए अल्टीमेटम यहां पे दिया गया 75 डेज। द फाइनेंस एक्ट लीगलाइजेस द इनकम साइड ऑफ द बजट एंड कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ इनेक्टमेंट ऑफ बजट। जो इनेक्टमेंट का प्रोसेस है बजट का, वो कब कंप्लीट होता है, जब फाइनेंस बिल पास हो जाता है और ये लीगलाइज कर देता है इनकम साइड ऑफ द बजट की जो भी पैसे ये सारी चीजें आ रहे हैं, दैट कंप्लीट्स द प्रोसेस ऑफ बजट। और इनकम साइड क्या होता है, टैक्स ही तो होता है सरकार का। मेन इनकम जो होता है टैक्स होता है, उनका सोर्स ऑफ इनकम, चाहे वो कॉर्पोरेट हो, चाहे वो इनकम हो, चाहे वो जीएसटी हो, चाहे अन्य अदर टैक्सेस हो। अदर ग्रांट्स, जो भी ग्रांट्स होंगे ये ध्यान रखिएगा, चाहे वो सप्लीमेंट्री हो, एडिशनल हो, एक्सेस हो, एक्सेप्शनल ग्रांट्स हो, बहुत सारे हो, वोट ऑफ क्रेडिट हो, सारे ग्रांट्स हम अभी देखेंगे। तो जितने भी ग्रांट्स हमने देखे थे, दे ऑल आर रेगुलेटेड बाय सेम प्रोसीजर। सेम प्रोसीजर ऑफ व्हाट, जो प्रोसीजर हम फॉलो करते हैं इन केस ऑफ रेगुलर बजट। तो सप्लीमेंट्री ग्रांट हो, एडिशनल ग्रांट्स हो, एक्सेस हो, एक्सेप्शनल हो, वोट ऑफ क्रेडिट हो, दे ऑल आर रेगुलेटेड बाय द सेम प्रोसीजर विच इज अप्लीकेबल इन द केस ऑफ रेगुलर बजट। ये ध्यान रखिएगा पहली बार। ग्रांट्स होता क्या है जनरली,
in addition to the budget that contains the ordinary estimate of income and expenditure for one financial year. जितने भी जो भी ग्रांट्स होते हैं, स्पेशल, सप्लीमेंट्री, एडिशनल, एक्सेप्शनल, ये सारे ग्रांट्स जो है पार्लियामेंट के द्वारा कब मीट किया जाता है? अंडर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और स्पेशल सर्कमस्टांसेस। और वो देखेंगे सर्कमस्टांसेस कौन से अराइज होते हैं जिसमें हमें ग्रांट्स जो है इशू करना पड़ता है। तो पहला है सप्लीमेंट्री ग्रांट। सप्लीमेंट्री से पता चलता होगा कि सपोज दैट कि हम किसी चीज को सप्लीमेंट कर रहे हैं, कोई फंड हमने एलोकेट किया था, वो इनसफिशियंट हो गया, तो हम थोड़ा सा और दे देते हैं। जैसे सप्लीमेंट्री पेपर होता है, सपोज दैट आप एग्जाम देते हो, तो एग्जाम देते हो, दिया भी होगा, बहुत सारी एग्जाम्स आपने दिया होगा, तो उसमें क्या होता है? सप्लीमेंट्री शीट आप लेते हो, क्योंकि जो एलोकेटेड शीट है उसमें आपके आंसर जो है फुलफिल नहीं हो पाते या फुल नहीं हो पाते। वो अलग बात है कि अगर आपकी मैनेजिंग स्किल अच्छी है और आप लिखते भी अच्छा हो, तो आप उतने पेज में ही बहुत अच्छे से लिख लोगे। बट कुछ बच्चे होते हैं जिनको सप्लीमेंट्री शीट चाहिए होती है, तो ये होता है सप्लीमेंट्री ग्रांट। इट इज ग्रांटेड व्हेन द अमाउंट ऑथराइज्ड बाय द पार्लियामेंट थ्रू द अप्रोप्रिएशन एक्ट फॉर ए पार्टिकुलर सर्विस फॉर करंट फाइनेंशियल ईयर इज फाउंड टू बी इनसफिशिएंट फॉर दैट ईयर। ये होता है सप्लीमेंट्री ग्रांट। एडिशनल का मतलब हो गया कि नीड हैज अराइजन ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर फॉर एडिशनल एक्सपेंडिचर। जैसे कोई नया सर्विस आ गया, ठीक है, तो न्यू सर्विस आने की वजह से क्या होता है कि आपका एडिशनल एक्सपेंडिचर हो जाता है। जैसे आपने 5 लोगों को बुलाया एज अ गेस्ट, और आपने जो है 5 लोगों का ही जो है सारी चीजें किया है, व्यवस्था किया अपने घर पे, बट क्या होता है 5 लोग जो है अपनी वाइफ को लेके आ जाते हैं, तो ये क्या एडिशनल एक्सपेंडिचर होगा? या फिर 5 लोग वाइफ को लेके आ रहे हैं तो चलो ठीक है, वो तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, लेकिन उसमें से 2 लोग जो है अपने बच्चे को लेकर आए, तो बच्चे भी तो खाएंगे, तो जाहिर सी बात है ये हमारा एडिशनल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। सुपर इंपॉर्टेंट है। वोट ऑफ क्रेडिट क्या होता है? कोई अनएक्सपेक्टेड डिमांड सपोज दैट अराइज हो गया, उसके लिए क्या होता है कि एक ब्लैंक चेक दिया जाता है। किसको? एग्जीक्यूटिव को, बाय द लोकसभा। ये ध्यान रखिए, वोट ऑफ क्रेडिट सीधा पूछ सकता है कि ब्लैंक चेक किसको कहते हैं। अब मतलब क्या हुआ? जैसे कि अनएक्सपेक्टेड डिमांड क्या हो सकता है? सपोज दैट कोई मैसिव अर्थक्वेक आ जाए, ये तो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था, या फिर कोविड आ गया था, ये तो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो फॉर इमीडिएट सॉल्यूशन या फिर उसको रेस्क्यू करने के लिए, टेम्पररी जो है लोगों को हाउसिंग प्रोवाइड करने के लिए, हम अर्थक्वेक का एग्जांपल लेते हैं। मैसिव अर्थक्वेक आ गया, तो आप क्या करते हो? उनको रेस्क्यू करने के लिए कुछ पैसे चाहिए होता है, उनको टेम्पररी जो है घर दिलाओगे। अब इन सारे प्रोसीजर्स के लिए आप थोड़ी ना बिल इंट्रोड्यूस करोगे या फिर उसको एप्रोप्रिएशन एक्ट बनाओगे, सबको बुलाओगे, बैठाओगे, ये सारी चीज, उसमें प्रक्रिया में टाइम लगेगा। अब अर्थक्वेक तो नहीं रुकने वाला है कि भाई आपका बिल एक्ट बनने के लिए। इस वजह से वोट ऑफ क्रेडिट का यूज होता है। एक ब्लैंक चेक होता है जो कि एग्जीक्यूटिव को दिया जाता है बाय द लोकसभा। ये ध्यान रखिएगा, बाय द लोकसभा। ये भी सेम ही है, कोई अनफोर्सिन पर्पज आ जाए, जैसे एक्सेप्शनल ग्रांट है जो हमारा नॉट ए पार्ट ऑफ रेगुलर बजट, तो इसके लिए हम जो है एक्सेप्शनल ग्रांट रखते हैं। जैसे कोई सडन लार्ज स्केल क्राइसिस आ जाए, सेम चीज, जैसे फ्लड हो, या फिर आप देखते हो कि इंटरनेशनल इश्यूज में पाकिस्तान जो है अटैक कर दिया तो ऑपरेशन सिंदूर करना पड़ा, ये सारी चीजें, तो उसके लिए तो हम रखते हैं, पैसे तो रखना पड़ेगा ना इमरजेंसी सिचुएशन के लिए। या फिर कोई न्यू सिग्निफिकेंट प्रोजेक्ट हो स्पेस एक्सप्लोरेशन में जो आपको लगता है कि जरूरी है, तो इन सारी चीजों के लिए क्या होता है? एक्सेप्शनल ग्रांट। इट इज ग्रांटेड फॉर अ स्पेशल पर्पस एंड फॉर्म्स नो पार्ट ऑफ द करंट सर्विस ऑफ एनी पार्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर। और इसका पार्ट नहीं होता, एक्सेप्शनल में रखा गया। सुपर इंपॉर्टेंट, टोकन ग्रांट। टोकन ग्रांट क्या होता है? इट इज ग्रांटेड व्हेन फंड्स टू मीट द proposed expenditure on a new services can be made available by reappropriation। ये वर्ड याद रखिएगा, reappropriation। होता क्या है? A demand for the grant of token sum ₹1 is submitted to the vote of Lok Sabha and if assented funds are made available। तो जो ग्रांट रहता है ये हमने देखा है कि ओनली वोटेबल प्रिविलेज होता है इन लोकसभा। तो टोकन ग्रांट के लिए एक टोकन सम इंट्रोड्यूस होता है ₹1 का, और उसको वोटिंग के लिए इंट्रोड्यूस किया जाता है लोकसभा में, और जैसे ही एसेंट मिल जाता है तो फंड्स आर मेड अवेलेबल। लेकिन रीअप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है कि कोई नया या फिर एडिशनल एक्सपेंडिचर नहीं होता है। नो न्यू और एडिशनल एक्सपेंडिचर, ये ध्यान रखिएगा, नो न्यू और एडिशनल एक्सपेंडिचर। तो होता क्या है? रीअप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है कि सपोज दैट आपने किसी पार्टिकुलर स्कीम या प्रोजेक्ट के लिए कुछ फंड एलोकेट किया, अगर लगता है कि आपको वहां पैसे बच गए, तो वहां से कुछ पैसे जो है आप ट्रांसफर कर देते हो फ्रॉम वन प्रोजेक्ट टू अनदर प्रोजेक्ट।
तो रीअप्रोप्रिएशन का मतलब ही होता है ट्रांसफर ऑफ फंड फ्रॉम वन हेड टू अनदर, सिंपल। इसी को हम टोकन ग्रांट कहते हैं। अब इन सब पे आधारित जो है कुछ क्वेश्चन है वो हम करते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट नो मनी शैल बी विथड्रॉन फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एक्सेप्ट अंडर एप्रोप्रिएशन मेड अप बाय लॉ। सही है। द एप्रोप्रिएशन बिल बिकम्स द एप्रोप्रिएशन एक्ट आफ्टर इट इज असेंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। क्या प्राइम मिनिस्टर का रोल होता है? नहीं, प्रेसिडेंट। और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो है आर्टिकल 266 में मेंशन है। तो पहला स्टेटमेंट सही है, सिर्फ ए ओनली। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एडिशनल ग्रांट is a grant when the amount authorized by the parliament for a particular service for the current financial year is found to be insufficient for that year। insufficient आ गया तो हम कौन सा ग्रांट यूज करेंगे? सप्लीमेंट्री। Supplementary grant is granted when a need has arisen during the current financial year for additional expenditure। additional expenditure यानी कि additional grant upon some new services not contemplated in the budget for that year। तो ये प्रोविजन जो है किसका? एडिशनल एक्सपेंडिचर, एडिशनल ग्रांट का, यानी कि दोनों को इंटरचेंज किया गया है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सही? डी, यानी कि नन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। वोट ऑफ क्रेडिट इज ग्रांटेड फॉर मीटिंग अनएक्सपेक्टेड डिमांड अपॉन द रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। सही है। टोकन ग्रांट का मतलब क्या था? टोकन ग्रांट रीअप्रोप्रिएशन, ये वर्ड याद रखिएगा। टोकन ग्रांट जैसे आएगा रीअप्रोप्रिएशन, और ₹1 का हम जो है एक ग्रांट सम ऑफ अमाउंट होता है जिसको इंट्रोड्यूस करते हैं लोकसभा में, और जैसे ही वोटिंग हो जाती है लोकसभा में तो पैसे जो है आपको ट्रांसफर कर दिया जाता है वन फंड टू अनदर फंड। तो यहाँ पे सी, यानी कि दोनों के स्टेटमेंट सही है। एस्टिमेट्स ऑफ एक्सपेंडिचर आर सबमिटेड टू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इन द फॉर्म ऑफ डिमांड फॉर ग्रांट्स। द स्टेजेस इन द नॉर्मल फाइनेंशियल लेजिस्लेशन। तो नॉर्मल फाइनेंशियल लेजिस्लेशन में क्या होता है? प्रेजेंटेशन ऑफ द बजट, जी हाँ, बजट को प्रेजेंट किया जाए। डिस्कशन ऑन द बजट, ये भी चाहिए। पासिंग ऑफ एप्रोप्रिएशन बिल, इससे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ एप्रोप्रिएशन बिल हो सकता है। वोट ऑन अकाउंट, पासिंग ऑफ फाइनेंस बिल। वोट ऑन अकाउंट होता है क्या? वोट ऑन अकाउंट, वोट ऑफ क्रेडिट, एक्सेप्शनल ग्रांट, एडिशनल ग्रांट, ये सब फाइनेंशियल लेजिस्लेशन के पार्ट नहीं होते, नॉट अ पार्ट, यानी कि चौथा जो है वो नहीं है। 4, 1, 2, 3 एंड 5। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वोट ऑन अकाउंट एंड इंटरिम बजट? The provision of vote on account is used by a stable government while interim budget is a provision used by caretaker government। नहीं, ऐसा नहीं होता है। वोट ऑन अकाउंट तो देखा हमने। इंटरिम बजट क्या होता है? जैसे सरकार है और जनरली बजट क्या इंट्रोड्यूस होता है? 1 फेब को। लेकिन कोई सरकार है, उसका जो टाइम पीरियड है वो अक्टूबर में खत्म हो रहा है। तो अक्टूबर में खत्म हो रहा है तो फॉर द टाइम बिंग जैसे सारी चीजें क्या होता है कि वो इंटरिम बजट इंट्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये पर्टिकुलर टाइम के लिए ही बजट, फिर से नई सरकार जो भी बनती है या तो उनकी बने या फिर किसी और की बने, तो वो न्यू बजट जो है इंट्रोड्यूस करेंगे। इंटरिम बजट जो होता है वो टेम्पररी पीरियड के लिए होता है। और वोट एंड अकाउंट हमने देखा दैट डील्स विथ द एक्सपेंडिचर। हाँ, ये डील्स विथ एक्सपेंडिचर ओनली इन द गवर्नमेंट्स बजट, वाइल इंटरिम बजट इंक्लूड्स बोथ एक्सपेंडिचर एंड रिसिप्ट। इंटरिम बजट जो होता है नॉर्मल बजट की तरह होता है, बट वो इंटरिम पीरियड के लिए होता है, बस इतना ध्यान रखिएगा। तो बी स्टेटमेंट जो है सही है, 2 ओनली। पहला जो है गलत है। वोट ऑन अकाउंट इन द पार्लियामेंट इज नेसेसरी, क्यों है? व्हेन अ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज मोर देन रेवेन्यू फॉर फाइनेंसिंग बिग प्रोजेक्ट्स इन विच ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी इज रिक्वायर्ड, व्हेन रेगुलर बजट इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी पास्ड इन टाइम। यही होता है, जो 2 मंथ का हमको टाइम मिलता है, 2 मंथ्स का, उसके लिए होता है क्या? वोट ऑन अकाउंट। 1/6 ऑफ टोटल एस्टिमेट। वोट ऑन अकाउंट का मतलब क्या होता है? ये सवाल बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बहुत ज्यादा रिपीट भी हुआ है। अप्रोप्रिएटिंग फंड्स पेंडिंग पासिंग ऑफ बजट। जब तक बजट पास नहीं हो जाता तब तक के लिए कुछ फंड चाहिए होती है सरकार को फंक्शन करने के लिए, उसके लिए होता है क्या? वोट ऑन अकाउंट। कहता है इफ बजट इज डिस्क्लोज बिफोर इंट्रोड्यूसिंग इन द लोकसभा व्हाट विल हैपन, क्या होगा? तो बजट इंट्रोड्यूस कौन करता है, मतलब बजट प्रेजेंट कौन करता है? फिनांस मिनिस्टर। तो इस केस में फिनांस मिनिस्टर विल हैव टू रिजाइन। क्यों? क्योंकि फिनांस मिनिस्टर और जितने भी ऑफिशियल्स हैं वो एक ओथ ऑफ सेक्रेसी लेते हैं, जितने मिनिस्टर्स होते हैं, ओथ ऑफ, एक सेपरेट ओथ होता है सिक्रेसी का, जिसमें ये बोला जाता है कि ये कुछ इंफॉर्मेशन जो है उसको अपने तक ही रखेंगे। अगर ऐसा हो जाता है तो फिनांस मिनिस्ट्री को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होती है और उनको इंडिविजुअली जो है रिजाइन करना पड़ता है। कह रहा है इफ द एनुअल यूनियन बजट इज नॉट पास्ड बाय द लोकसभा, सपोज दैट कोई सरकार है, बीजेपी की सरकार है,
उन्होंने बजट इंट्रोड्यूस किया 1 फेब, मान लेते हैं हम लोग 1 फेब 2026 में। इनके पास पूर्ण बहुमत है नहीं, इन टोटल 240 सीट है बीजेपी के पास, एनडीए के गठबंधन ने मिलकर सरकार बनाई है। क्या होता है किसी भी कारणवश तो बजट जो है अगर वो पास ही नहीं हो पाता है लोकसभा में, तो इस केस में द प्राइम मिनिस्टर सबमिट्स द रेजिग्नेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये ध्यान रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेथड्स ऑफ पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर पब्लिक फिनांस इन इंडिया? प्लेसिंग एनुअल फाइनेंस स्टेटमेंट बिफोर द पार्लियामेंट, ये है। विड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया ओनली आफ्टर पासिंग द अप्रोप्रिएशन बिल, ये भी सही है। प्रोविजन ऑफ सप्लीमेंट्री ग्रांट्स एंड वोट ऑन अकाउंट, ये भी सही है। ये क्या है? पार्ट ऑफ पब्लिक फिनांस है। और पीरियोडिक और एटलीस्ट अ मिड ईयर रिव्यू ऑफ द प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट अगेंस्ट मैक्रो इकोनॉमिक फोरकास्ट एंड एक्सपेंडिचर बाय द पार्लियामेंट्री बजट ऑफिस, ये जो है इसका पार्ट नहीं है। इंट्रोड्यूसिंग फिनांस बिल इन द पार्लियामेंट, ये भी इसका पार्ट है। तो 4 नहीं है, 4 यहाँ गया, सॉरी 4 यहाँ गया, 4 यहाँ गया, 4 यहाँ गया, तो डी यानी कि 1, 2, 3 एंड 5 ओनली। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? नॉट करेक्ट पूछा है विथ रिगार्ड टू द कंट्रोल ऑफ पार्लियामेंट ऑन अ बजट। पार्लियामेंट डज नॉट हैव एनी रोल इन द क्रिएशन ऑफ बजट, सही है। पार्लियामेंट का रोल थोड़ी होता है। पार्लियामेंट हैज द पावर टू मूव ऑन द चार्ज एक्सपेंडिचर ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। पार्लियामेंट हैज द पावर? नो। जो चार्ज एक्सपेंडिचर होता है दैट आर नॉट सब्जेक्ट टू वोट, नॉट सब्जेक्ट टू वोट, नॉन वोटेबल पार्ट होता है, यानी कि बी स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है, लेकिन पूछा नॉट करेक्ट है तो यही सही हो जाएगा। तो यहाँ पे एंड होता है हमारा जो बजट टॉपिक है वो, और ये अशोका ट्री का थीम है, दैट इज शिक्षा या तो मुफ्त होनी चाहिए या न्यूनतम लागत पर होनी चाहिए। और अगर आपको ये सीरीज और ये वीडियो पसंद आ रहा है तो अपना लाइक और कमेंट छोड़ना ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। टाटा, सी यू।